मेरी साइड से स्लाइड ओपन नहीं हो रही है। एक सेकंड, मैं फिर से रीज्वाइन करता हूँ, बस एक सेकंड। हाँ, तो क्या सर की तो स्लाइड शो हो रही थी। हाँ जी। सर की स्लाइड शो हो रही थी, क्या इशू आ रहा है? शो हो रही थी लेकिन इनको वो मूव नहीं हो रही थी, तो वो रीज्वाइन कर रहे हैं। मुझे तो वो रीजॉइन कर रहे हैं। तो क्या को होस्ट बना दे मुझे। मुझे जी हाँ, समझ आ रही। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है अच्छे से। यस। ओके ओके ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले हमारा जो कोर्स है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसी वजह से हमने जो पहला क्लास रखा है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रखा है। हम कॉन्सेप्ट को रिवील करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो फाउंडेशन से होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसमें से। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि हम इस कोर्स को कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास जो होगा वो खाली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा। जो हम अगले जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ कोर्स होगा जिससे हम अपने कोर्स का आगाज करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे उसमें यूज होंगे सारे कोर्स में, ठीक है। आर यू गेटिंग एवरीवन? लैंग्वेज के हिसाब से कोई बैरियर तो नहीं है किसी के पास? प्लीज कंफर्म इट। लैंग्वेज में कोई इशू तो नहीं आ रहा है किसी को? नो सर। ओके ओके फाइन। चलिए हम पहला कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, ठीक है। राशि का, ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिससे हमारा सोशल साइंस का आगाज होगा, वो है स्टेट। देखिए स्टेट किसे कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्टेट। अब देखिए स्टेट किसे कहते हैं। हमने स्टेट सभी ने सुना होगा, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हमने सभी ने सुना होगा, स्टेट किसे कहते हैं। अब देखिए स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है स्टेट। अब इस स्टेट को जानने से पहले, टू रिवील द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, हमें इसके एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। व्हाट स्टेट कंप्राइजेस ऑफ, स्टेट किससे बनती। अगर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग स्टेट, वो स्टेट बनती किससे, तो उससे हमें समझ आएगा कि स्टेट बोलते किसे। तो हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं। वी हैव फोर एलिमेंट्स दैट कंप्राइजेस द टर्म स्टेट। चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिससे स्टेट की बुनियाद जो है वो बनती है। इट्स ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे हम फॉर एग्जांपल जोग्राफिकल टर्म में कंट्री को बोलते हैं, कोई कंट्री है ना, कंट्री। पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को स्टेट बोलते हैं। बट एज फार एज इट इज टर्मिनोलॉजी, इट्स assumptions, it is implementation, it is dissemination is concerned, is completely different as far as the geographical perspective is concerned. जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में स्टेट का बिल्कुल अलग मतलब है। फिलोसफी में स्टेट को बिल्कुल अलग समझा जाता है। इट्स एज फार एज फिलोसफी इज कंसर्न,
फिलोसफी में स्टेट और पॉलिटिकल साइंस में स्टेट आइडेंटिकल एक ही, बट जोग्राफिकल टर्म में हम स्टेट को कंट्री में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंट्रीज लाइक अमेरिका इज ए कंट्री, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री। तो ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, इनको जोग्राफिकल टर्म में हम कंट्री बोलते हैं, मगर स्टेट जो है एक पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट है। अब इस स्टेट को डिस्कस करने से पहले हमें इनको इनके एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। बट स्टेट कंप्राइजेस ऑफ, स्टेट किससे बनती है, ठीक है? तो स्टेट को जानने के लिए हमें इनके एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। अब स्टेट के चार एलिमेंट्स है, मेजर चार एलिमेंट्स है। नंबर वन, एक टेरिटरी का होना जरूरी है, जिसे पीस ऑफ लैंड कहते हैं। एक स्टेट को मानने के लिए हमें चार एलिमेंट्स की जरूरत है। उस चार एलिमेंट्स में पहला जो एलिमेंट है वो है टेरिटरी। कहीं जगह एक वैक्यूम नहीं होना चाहिए, स्पेस में हम स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लेते। एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पोर्शन ऑफ लैंड होना चाहिए, वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट कंट्री वी हैव वेटिकन सिटी, रोम के बिल्कुल एडजेसेंट में है एक कंट्री वेटिकन सिटी, वो सबसे छोटी सिटी है, लेकिन उसको भी स्टेट कहते हैं क्योंकि पोर्शन ऑफ लैंड तो है ना। इसी तरीके से हमारे पास द लार्जेस्ट कंट्रीज अमंग द वर्ल्ड जो है वो रशिया, ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री उसे कहते हैं, जो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक फैली हुई है। उसमें यूरोप का भी एक हिस्सा है, एशिया का भी एक हिस्सा है, ऊपर आर्टिक ओशन में एक हिस्सा है। तो उसको भी स्टेट कहते हैं, छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो। तो स्टेट हर उस चीज को कहेंगे जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होना जरूरी है, वो है टेरिटरी। टेरिटरी वहां हो, एक पोर्शन ऑफ लैंड। नंबर टू, ये एक कंप्लीट हुआ, तो पोर्शन ऑफ लैंड होना जरूरी है किसी एरिया को स्टेट क्लेम करने की, ठीक है? नंबर टू इज पॉपुलेशन, वहां पॉपुलेशन का होना जरूरी है। एंटार्क्टिका को हम स्टेट इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो अनइनहेबिटेड लैंड, एंटार्क्टिका सभी जानते हैं ना, एंटार्क्टिका इज ए कॉन्टिनेंट, लेकिन वो अनइनहेबिटेड है, वहां कोई रहता नहीं है। कुछ रिसर्च सेंटर्स है वहां पे, रिसर्च के हवाले से वहां जाते हैं, तो लेकिन पॉपुलेशन वहां नहीं है, वहां लाइफ फीजिबल नहीं है, इस वजह से उसको भी हम स्टेट नहीं कहते। स्टेट का दूसरा एलिमेंट है पॉपुलेशन। हर उस चीज को हम स्टेट कहेंगे अगर उसके पास कम से कम ये दो हो, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। अब तीसरा चीज जो उसके पास होना जरूरी है वो है गवर्नमेंट। उसमें एक रूलिंग गवर्नेंस हो, जिसको उनको जो उनको रूल करे, जो उनको रूल करे उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। वो गवर्नमेंट कैसी भी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, ओलिगेरी की हो, वो ये कॉन्सेप्ट में सारे बोलूंगा आगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कॉन्सेप्ट को लेके। ये ओलिगेरी की क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेसी क्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी है। एक स्टेट को एक स्टेट का एक और एलिमेंट जो है वो है गवर्नमेंट, वहां उसमें गवर्नमेंट होना जरूरी। तीसरी तीन चीजें होगी, एक है टेरिटरी, पॉपुलेशन, और नंबर थ्री, व्हाट इज नंबर थ्री? इट्स गवर्नमेंट, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, whether it is democracy, whether it is aristocracy, whether it's monarchy, whether it is direct democracy, whether it is indirect democracy। ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट सिंपली अभी आप ये समझिए कि तीन चीजें बेसिक प्रेमाइसिस है जो स्टेट को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। प्रीरिक्विजिट्स to claim a particular portion of land, these three. And number four, what's number four and the most important? Number four is the most important, what is known as sovereignty। अब sovereignty किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट चीज sovereignty है। हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इट इज ए डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट। ये डिप्लोमेसी में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। डिप्लोमेसी मीन्स आर एक्सटर्नल रिलेशंस, जो हम हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे बिहेव करते हैं। एक डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम सवर्निटी कहते हैं। अब सवर्निटी क्या है? व्हेन ए कंट्री इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर एक कंट्री के पास एक ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर है कि कोई एक्सटर्नल कंट्री उस पर इंफ्लुएंस नहीं करती, कोई एक्सटर्नल बॉडी उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, तो वी कॉल, तो हम उस कॉन्सेप्ट को, हम इस पूरे एग्लोमरेशन ऑफ टर्म को कहेंगे स्टेट। तो स्टेट हम उसको कहेंगे जिसके पास ये चार चीजें, नंबर वन इज पॉपुलेशन, नंबर टू इज टेरिटरी, नंबर थ्री इज गवर्नमेंट एंड नंबर फोर इट्स सवर्निटी। सवर्निटी क्लियर हुआ? सवर्निटी हम उस चीज को कहेंगे जब एक कंट्री के पास ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर हो कि कोई एक्सटर्नल कंट्री उस पर इन्फ्लुएंस है।
When these four concepts, when these four elements combine together, they produce a holistic term what's known as state. हम उस चीज को स्टेट कहते हैं। अब आपको समझ आया कि स्टेट हम किसे कहेंगे जिसके पास ये चार चीजें। नंबर वन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नंबर वन आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं। नंबर वन इज पॉपुलेशन, नंबर टू इज टेरिटरी, नंबर थ्री इज गवर्नमेंट, नंबर फोर इज सवर्निटी। सवर्निटी क्लियर हुआ? हर उस चीज को हम स्टेट कहेंगे, हर उस पोर्शन ऑफ लैंड को हम स्टेट कहेंगे जिसके पास ये चार चीजें। ठीक है, अब स्टेट के हवाले से अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल, एरिस्टोटल एक फिलोसोफर है, एरिस्टोटल को एज ए फिलोसोफर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कहते हैं स्टेट को, स्टेट हमने इसलिए बनाई कि हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। इसको फिर अपलिफ्ट में लेते हैं बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, ही ये रूसो है, लॉक है, हॉब है, वो स्टेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम स्टेट इसलिए हमने फॉर्म की ताकि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी। फॉर एग्जाम्पल हम एक हेफेजाइड फॉर्म में है, हमारी एक पॉपुलेशन हेफेजाइड फॉर्म में है, हमें पता नहीं हमें को रूल करेगा, हम कैसे गवर्न करेंगे अपने आप को, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट मिला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिला हमें एक कॉन्सेप्ट, हमने एग्रीमेंट किया बिटवीन आर बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हमने एग्रीमेंट किया, हमने कहा हम स्टेट बनाएंगे, एक हम पे रूल करेगा, एक हम उसके सब्जेक्ट्स बनेंगे। सब्जेक्ट्स मीन्स द पीपल, द मासेस। एक हमें रूल करेगा, एक एक का जो रूल है वो हम मानेंगे, जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स पे वो कंट्री को चलाएगा हम उसको एक्सेप्ट करें। समझ रहे हैं आप? तो ये है स्टेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टेट हम उस चीज को कहेंगे जिसमें ये चार प्रिंसिपल्स हो, और इसलिए हो ताकि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रहे, हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रहे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मींस व्हेन वन इज रूलिंग द पीपल एंड अनदर आर बीइंग रूल्ड। तो ये है स्टेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट, ये है डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट्स डेमोक्रेसी? ये भी हम इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे हमारे लेक्चर्स में, इसीलिए मैंने इसको जो हम एक्सप्लोर करेंगे हम अपने टर्म्स को, उसमें ये मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट लाया, व्हाट इज डेमोक्रेसी। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी को ब्रीफली एक्सप्लेन करें, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज नथिंग बट रूल बाय द पीपल। हमने सभी नहीं सुना हो, रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं जब मासेस जो है वो खुद रूल करें। It's ruled by the people. And we have a famous quote of Abraham Lincoln. He says democracy is by the people, of the people, for the people. हमने सभी ने सुना होगा ये quote. Democracy is of the people, by the people, for the people. अब ये of the people क्या है? डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की ही चुनी होती है, लोगों के लिए ही होती है, और लोग ही उससे रूल करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से सुनिए, हमने अक्सर ये कोड सुना होगा। डेमोक्रेसी is a form of government which is of the people, by the people and for the people। एक कॉमन कोड है। अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिसको बेहतरीन अंदाज में रूसो समझाते हैं। रूसो एक फिलोसोफर है, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज नथिंग बट पॉपुलर सवर्निटी। सवर्निटी मैंने आपको पहली स्लाइड में समझाया, बट सवर्निटी जब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो, एक कंट्री में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सवर्निटी। अब डेमोक्रेसी इज नथिंग बट पॉपुलर सवर्निटी अकॉर्डिंग टू रूसो। अब समझिए इस बात को, पॉपुलर सवर्निटी, पॉपुलर मींस rule by the people when the sovereignty has been transferred by the people। जब लोग ही sovereignty दें किसी बॉडी ऑफ पॉपुलेशन को, किसी ग्रुप को, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द पीपल एंड अकॉर्डिंग टू रूसो इट्स पॉपुलर सवर्निटी। सवर्निटी मैंने समझाया, डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग कौन देते हैं? पॉपुलेशन। दैट इज द रीजन वी कॉल दिस टर्म पॉपुलर सवर्निटी। अब डेमोक्रेसी के मुतालिक बहुत सारी परसेप्शंस। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी को प्लेटो कहते हैं डेमोक्रेसी इज रूल, डेमोक्रेसी इज मॉब रूल। मॉब कहते हैं हुजूम, कोई भी आया वो हम पे रूल कर रहा है, और कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट से वो क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि लोग उससे चुनते हैं, वो किस रीजन से चुनते हैं वो कोई मतलब नहीं। इसीलिए
जो प्लेटो है वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए मॉब रूल, हुजूम इसको रूल करता है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं। इसीलिए आप देखेंगे हमारे पास फॉर एग्जांपल इंडियन डेमोक्रेसी में भी कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है जब एक रिप्रेजेंटेटिव हमें रूल करता है। देयर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज सच, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज सच नहीं है। लोगों को पसंद आने चाहिए आप, इस वजह से कि ये हम पे रूल अच्छे से करेंगे, इस वजह से वो उनको वोट डालते हैं। समझ रहे हैं आप? तो डेमोक्रेसी इज ए मॉब रूल अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेमोक्रेसी के बारे में विंस्टन चर्चिल क्या कहते हैं, देखिए कुछ कंट्रीज है हमारे पास जो डिसमिनेटर्स रहे हैं, जो पियोनियर्स रहे हैं डेमोक्रेसी, फॉर एग्जांपल यूके, यूएसए। ये ऐसे कंट्रीज है जो डेमोक्रेसी को प्रपोन किए हैं, इस आइडिया रिवील किए हैं, आइडिया को डिसमिनेट किया है पूरी दुनिया में। दे हैव बीन द एडवोकेट्स एंड द proponents of this form of government, what's और known as democracy. प्रोपोन का क्या मीनिंग होगा, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ दानियाल। तो डेमोक्रेसी जो है इसके बहुत सारे डेफिनेशंस, परसेप्शंस दिए हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज ने, स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन ने। अब डेमोक्रेसी को हम देखेंगे विंस्टन चर्चिल क्या कहते। विंस्टन चर्चिल वॉज ए स्पोक्स पर्सन एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन के वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका क्या कहना है डेमोक्रेसी के हमारे ऊपर? देखें, एक गवर्नमेंट है ना, हमारे पास भी गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये। इस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो मतलब इट्स बीइंग रूल्ड। वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अमंग देम वन ऑफ द फॉर्म इज डेमोक्रेसी। अब विंस्टन चर्चिल इस डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं, एज फार एज इस डेमोक्रेसी इज कंसर्न, अब गौर से सुनिएगा, as far as his democracy is concerned, according to Winston Churchill, he was a British spokesperson as well as Prime Minister of Britain as well. वो कहते हैं 1950s की बात, 1950s में उन्होंने ये कहा है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गौर से सुनिएगा, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर आफ्टर वी हैव रिजेक्टेड एवरी अदर फॉर्म ऑफ। प्लीज पेन डाउन दिस लाइन, आप इसको पेन डाउन कीजिए इस लाइन। According to Winston Churchill, democracy is the worst form of government after we have rejected every other form of government. Democracy एक worst form of government, जबकि हमने बहुत सारे worst form of governments को ट्राई करके देख लिया, लेकिन ये उनमें से एक worst form of government। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये कोड को समझना बहुत जरूरी है। देखें, ब्रिटेन के टाइम पे ना, ब्रिटिश 1950s 18th century 19th century, centuries आपको समझ में आ रही है बात? The 18th century, these are the dates from 1701 to 1799, we call this 18th century. As far as the 19th century is concerned, the dates are from 1801 to 1899. This is what consists of 19th century. As far as the 20th century is concerned, the dates are 1901 to 1999. That's the reason we call the current century the 21st century. 2001, 2002, and the current year we have 2025, right? तो 18th century 19th century की बात थी, तो गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया थी, इसके पास बहुत सारे मॉडल्स। देखें, एक मॉडल था इसके पास मोनार्की। मोनार्की किसे कहते हैं? द किंग रूल। किंग करता था हुक्मरानी हर एक सब्जेक्ट्स मैंने आपको समझाया, जैसे लीगल टर्म फॉर द मासेस, एक लीगल टर्म जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट हम इसे कहते हैं। मैं क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक मतलब जो अभी 8th 9th स्टैंडर्ड्स के, तो प्लीज अगर कोई मतलब ये ना किसी को ये लग रहा होगा कि ये बेसिक डेफिनेशंस को क्यों ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट द रीजन इज वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th 9th 10th स्टैंडर्ड्स। सो सबको लगना चाहिए कि हम एक साथ, सब समझ रहे हैं, तो वी आर ऑन द सेम बोट, इट शुड फील लाइक वी आर ऑन द सेम बोट। अब क्या है कि ये जो विंस्टन चर्चिल है, ये इस कोड को बोलते हैं, बोलते क्या है?
डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग एवरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, मैंने कहा 8th 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के पास, 20th सेंचुरी में हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट के फॉर्म्स थे, मॉडल्स थे रूल करने के। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी मुनार्की। मुनार्की मीन्स रूल बाय द किंग, या किंग रूल करता था या तो क्वीन रूल रूल करती थी किसी कंट्री को या किसी रीजन को, ठीक है। अब वो मोनार्की क्या थी, वो हेरिटरी रूल था, मतलब एक इंसान था वो रूल करता था, उसके बाद उसका बेटा आता था, उसके बाद उसका बेटा आता था। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी रूल एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मोनार्की। मोनार्की, बादशाह रूल करता था, उसका बेटा होता था। जैसे हमारे पास यहाँ पे मुगल्स थे, सल्जूक्स थे, ओटोमन्स थे, ये सारे रूलर्स रहे हैं थ्रू द ग्लोब। मुगल्स एज फार एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कंसर्न, ये रूल करते थे, इनके बेटे आते थे। फिर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाबर थे, उनके बेटे कौन थे, हुमायूं। उनके बेटे कौन थे, अकबर। उनके बेटे कौन थे, जहांगीर। उनके बेटे कौन थे, शाहजहां। उनके बेटे कौन थे, औरंगजेब। तो ये देखिए आप, एक हेरिडिटरी रूल था। पहले कोई रूल करता था, फिर उनके बेटे आते थे, फिर उनके बेटे आते थे, फिर उनके बेटे आते थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसे रूल होता था। तो विंस्टन चर्चिल ने ये इसलिए कहा कि हमें, हमारे पास एक मॉडल था, फॉर एग्जाम्पल मोनार्की थी, तो मोनार्की के हिसाब से हम कंट्री को रूल नहीं कर पाते। हालांकि अभी ब्रिटेन में है एक मोनार्कियल सिस्टम है, ब्रिटेन मोनार्कियल सिस्टम है ब्रिटेन, मगर वहां जो रूल होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। चलो मैं ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूं, हम सिर्फ टर्म को अभी रिवील करेंगे। तो विंस्टन चर्चिल ने जब ये कहा, तो इसका मतलब मोनार्की भी सेटिस्फाइंग नहीं थी उनके पास। मोनार्की वाज नॉट अ राइट फॉर्म, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनके पास। उसके बाद उनके पास एक और मॉडल था ओलिगेरी के हिसाब से, ओलिगेरिकल सिस्टम। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओलिगेरिकी। ओलिगेरिकी क्या कहता है, ये एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को बोलता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, वो रूल करते हैं पूरी कंट्री पे। वो पावरफुल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिकली वो पावरफुल होंगे, उनका सोशल स्टेटस होगा, वो कैरिज्मेटिक लीडर होंगे, या उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, तो वो पूरे कंट्री को रूल करते हैं। तो ये एक हमारे पास ये एक मॉडल, ओलिगेरिकी मींस a form of government where a small portion of the population rules the powerful small group। पावरफुल होता है वो, लेकिन होता है छोटा सा ग्रुप, वो पूरे सब्जेक्ट्स पे रूल करता है। दिस इज नोन एज ओलिगेरिकी। उनके पास और एक मॉडल था, एरिस्टोक्रेसी। इलीट्स, कोई इलीट्स हुआ करते थे, वो रूल कर रहे होते थे पूरे कंट्री पे। तो ये कुछ मॉडल्स थे उनके सामने, जिससे वो डिफाइन करते हम किससे रूल करेंगे आगे, यूके या पूरे। फिर जो अमेरिका है ना, अमेरिका, जब हम सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे वहां जो जिसने जिसे हम कोलंबो कहते हैं, हु इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, इट्स कोलंबो। कोलंबो डिस्कवर्ड अमेरिका। वो कहाँ के थे, स्पेन के थे। देखिए स्पेन क्या है, इट्स ए कंट्री इन यूरोप। यूरोप में वो कंट्री है, वो डिस्कवर करते हैं अमेरिका को। वहां रेड इंडियंस थे, द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर नोन एज रेड इंडियंस। तो वहां वो थे। तो फिर जाके यहाँ की जो पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, यूरोप की, वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, अमेरिका। तो वहां फिर वो रूल करते हैं, फिर जाके वहां के रेड इंडियंस को रिजर्वेशंस में डालते हैं। रिजर्वेशन वाज ए चैम्बर कैंप, वो एक चैम्बर था जहां उनको खत्म करते हैं, डिजर्ट्स में डालते हैं। फिर जाके जो आज की अमेरिका की पॉपुलेशन है, दे आर द नेटिव्स ऑफ यूरोप। स्पेन के हैं, पोर्टुगाल के हैं, ब्रिटेन के हैं, फ्रांस के हैं। तो ये सारे जो सारी पॉपुलेशन है वो यूरोप के हैं। सारे अमेरिका की जो करंट पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा, वहां जो नेटिव्स थे उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। उनको रिजर्वेशंस में डालते। चलो मैं ये सिविलाइजेशन में भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके पास यही सिर्फ मॉडल्स, ओलिगेरिकी की शक्ल में, मोनार्की की शक्ल में, या तो फिर एक और कॉन्सेप्ट बचता था उनके पास, डेमोक्रेसी। इनको बहुत सारे थिंकर्स ने डिस्कवर किया, और इसमें से बहुत सारे जिन्होंने इस पे बहुत जोर दिया डेमोक्रेसी पे, वो थे रूसो, एक फिलोसोफर है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, बस नाम अभी याद रखिए आप। रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने बहुत जोर दिया इस पे। मॉन्टेस्क्यू तो काफी बाद में आए, लेकिन
लेकिन इन्होंने, ये ऐसे कुछ फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। तो विंस्टन चर्चिल जब ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर वी हैव रिजेक्टेड एवरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उनकी नजर में डेमोक्रेसी एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने जब बाकी गवर्नमेंट्स को ट्राई किया उनमें से ये बेहतर। So it is not the best model of governance. इस परसेप्शन को हम रिवील करेंगे, इस मिथ को ब्रेक करेंगे। डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विंस्टन चर्चिल, इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर आफ्टर रिजेक्टिंग एवरी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस, राइट। अब डेमोक्रेसी बहुत सारे टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्या है वो हम क्लास में आगे डिस्कस करेंगे जब डेमोक्रेसी एज ए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंपली अभी भी याद रखिए, जब डायरेक्ट वोटिंग होती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एमपीज, पार्लियामेंट मेंबर्स, वी हैव एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा, इंडिया की एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ हमारे लोकसभा राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं हमारी बात लेके। तो फिर वो टाइप्स ऑफ ये फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ अब एक और एक थिंकर है जिनको आप सभी जानते होंगे बाय द नेम अल्लामा इकबाल। आप देखेंगे वो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं इन डेमोक्रेसी the minds are counted, the minds are counted in democracy, the minds are counted but they are not weighted। जमहूरियत में, वो उर्दू से ये लिखते, जमहूरियत मीन्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत में सरों को, यानी दिमागों को सरों से लेते, सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। देखिए हमने क्रिटिकली एनालाइज किया डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सरों को जो है वो गिना जाता है, तोला नहीं जाता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, हमारे पास हम अभी क्लास में बैठे हैं, हम कोई डिसीजन करना चाहें, अब उसमें वोटिंग हो रही। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने दानियाल बैठे हैं, इनका साइक, इनका बिलीफ, इनका चीजों को जानने का नजरिया बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइड है, ये उस फील्ड के माहिर है, ये उस चीज पे इनका अच्छा होल्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पॉलिसी, हम एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं, दानियाल एजुकेशन पॉलिसी को बड़े अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पब्लिक पॉलिसीज पढ़ा है, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है, थ्रू आउट द ग्लोब इन्होंने रिसर्च करी है एजुकेशन सिस्टम्स पे, एजुकेशन मॉडल्स पे। तो ये इनका इनका एक्सपीरियंस उसमें बहुत ज्यादा है। अब लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कहती है हम वोटिंग करेंगे, हमें एजुकेशन में कोई इंप्रूवमेंट लानी होगी, अपग्रेड करना होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को। अब दानियाल अपना परसेप्शन देते हैं, अभी एक्सपीरियंसड है तभी ये परसेप्शन देते हैं, लेकिन हम यहाँ अभी क्लास में 15 14 वट कोई भी हो, कितने भी हो, हम यहाँ बैठे, अब हम कोई वोट कास्ट करें, हम दोनों में से हम सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हम वोट कास्ट करेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी। अब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर नॉट स्पेशल, वी डोंट हैव एनी स्पेशलिटी विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन पॉलिसी, विद रिगार्ड्स टू गवर्नेंस, हमें कोई नहीं है। लेकिन हम चूंकि ज्यादा है, हम वोट करेंगे किसी पॉलिसी के ऊपर। अब दानियाल जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, हालांकि ये माहिर है उस चीज के। दानियाल दानियाल इज द एक्सपर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड, मगर इसकी एक्सपर्टाइज को, इसके एक्सपीरियंस को हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं डेमोक्रेसी में सरों को गिना जाता है, तोला नहीं। द माइंड्स आर काउंटेड बट दे आर नॉट वेटेड, राइट। तो ये था
डेमोक्रेसी एज ए कॉन्सेप्ट। चलें आगे। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। दो ही कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस करें। अगर नहीं है किसी के पास कोई सवाल, कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 शुएब। सर मेरा एक सवाल है कि जी सर जी व्हाट प्लीज। डू यू थिंक कि कौन से मेरिट्स होने चाहिए एक आम सिटीजन के अंदर जिसके थ्रू वो क्वालिफाई करता है फॉर वोटिंग? देखिए, वोटिंग जो है ना, वोटिंग एक सिटीजन के क्वालिफिकेशन कोई नहीं होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। जो भी कोई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मींस इसका प्राइम पर्पस है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। अब वेलफेयर जो सिटीजन्स का है वो अलग अलग है, उनके परसेप्शंस अलग अलग है। अब डेमोक्रेसी के जब परसेप्शंस अलग अलग है, लोगों को क्या क्या चीज चाहिए वो अलग अलग, मतलब वो माइंडसेट अलग अलग है, मुझे कैसे कोई रूल करे। आप ओपिनियन मुझसे पूछ रहे हैं। अब देखें, हमेशा जो मैं समझ रहा हूं, आपने मुझे ओपिनियन पूछा, मैं समझ रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड के, वो कंपार्टमेंट्स को डिवाइड कीजिए उनको। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्पेशलिटी है, फॉर एग्जांपल मैं भी दानियल की बात करा, ये एक स्पेशल ग्रुप के माहिर, स्पेशल, इनकी कोई स्पेशलाइजेशन है किसी फील्ड में, इनको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कीजिए। इस फील्ड में ऐसे स्पेशलिस्ट भेजिए जिनको आप पर्टिकुलर सेक्टर में भेजना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं शुएब? यस सर। हाँ, तो स्पेशलाइजेशन आप कीजिए, एक्रीडिशन कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी आप एक्रीडिशन कीजिए। उसके बाद जो आप पर्टिकुलर ग्रुप में आप उनको भेज सकते हैं। बट डेमोक्रेसी सिंपली यही है। अब डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स में आप क्राइटेरिया फिट नहीं कर सकते क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज सिंपली रूल बाय द पीपल, वो कैसे भी हो, वो क्वालिफाइड हो ना हो, उनमें कोई मतलब उनको कोई मयार हो, हु इज ए बेटर लीडर टू गवर्न अस। डेमोक्रेसी यही है। तभी तो विंस्टन चर्चिल ने कहा डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द कंट्री ही सेड डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग एवरी अदर फॉर्म ऑफ। तो डेमोक्रेसी में वो ये नहीं बोल सकते आप कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मैं चीजों को पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखता हूं, फिर मैंने अपना एनालाइजेशन आपको दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में ऐसा ही होगा, और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वरना वो पॉपुलर सवर्निटी रहेगी ही नहीं, वरना उसको हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू माइकल, सॉरी, यस, अकॉर्डिंग टू माइकल फूको, नॉलेज एंड पावर वो डिस्कस करते हैं। उसको वो लेंगे नाम, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहा है लेकिन मैंने उनको पढ़ा है, मैं उनकी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। वो कहेंगे दिस इज द रूल ऑफ एजुकेटेड एलिट्स। आप समझ रहे शुएब? अगर आप यस सर। डेमोक्रेसी को एजुकेशन की बुनियाद पे कहेंगे, वो फिर कहेंगे डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ द पीपल, इट्स नॉट रूल बाय द पीपल, इट्स नॉट पब्लिक पॉपुलर सवर्निटी, इट्स द रूल ऑफ एजुकेटेड एलिट्स। आप समझिए इस बात को। क्या ये आप डेमोक्रेसी रही? नो सर। अगर कोई क्राइटेरिया फिट करेंगे आप, तो फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इनहेरिटली डेमोक्रेसी यही, मेरा आप अपना, मैंने अपना परसेप्शन शेयर किया। डेमोक्रेसी को हम ऐसे शेप दे सकते हैं, बट डेमोक्रेसी अगर आप किसी क्राइटेरिया पे फिट करेंगे, वोटिंग राइट्स में आप जाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात शुएब? यस सर, एग्जैक्टली। बट सर हाँ, एक और सवाल, क्या सर ये अगर नेचुरली आप जस्टिफ? अगर आपको परसेप्शन के हवाले से सवाल है, फिर हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। हाँ ओके सर, हाँ थैंक्स। हाँ, तो अभी क्या है कि वी हैव टू केयर अबाउट एवरी सिंगल वन, ठीक है। तो यस प्लीज, एग्जैक्टली सर। हाँ, परसेप्शंस के आप हवाले से आप सवाल करें, नो इशू, बट एट द एंड ऑफ द सेशन एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज कंसर्न, आप मुझे अभी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से सवाल कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि जो सारे यहाँ बैठे होंगे, इट वुड बी इम्बैलेंस इन द क्लास, ये इम्बैलेंस एग्जैक्टली क्लास होगा, ठीक एग्जैक्टली है। सर। हाँ, तो प्लीज बेयर। एग्जैक्टली सर। ओके सर, नो उसके वरीज। बाद हमारा एक और एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, देख कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखें,
Constitution is nothing but a legal document. It's a legal document to govern the nation, to govern a country, to govern a state. अभी लीगल डॉक्यूमेंट ये बताता है उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कि आप कैसे रूल करोगे, पूरी कंट्री को आप कैसे चलाओगे. दिस डॉक्यूमेंट, दिस लीगल डॉक्यूमेंट वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन. इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. अब इस यही जैसा ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसा ये फ्रेम हुआ होगा, वैसे ये कंट्री को रूल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पावर स्ट्रक्चर लेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन में पावर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि पावर को हम कैसे डिसमिनेट करें, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें. वी हैव टू मॉडल्स. वन इज यूनिटरी मॉडल, वन इज फेडरलिज्म. मैं इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश कर. देखिए, as far as our constitution is concerned, it gives us, different approaches how we are going to govern this nation, how we are going to govern this country. हमारे पास फॉर एग्जांपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैंने दो एग्जांपल्स. वन इज फेडरलिज्म एंड अनदर इज यूनिटरी. यूनिटरी कहता है कि सेंटर के हाथ में हर कोई चीज होनी चाहिए. सेंटर के हाथ में हर कोई चीज होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, हमारा डिफेंस सेंट्रल कंट्रोल करे, हमारी पब्लिक पॉलिसी सेंटर कंट्रोल करे, हमारा जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर हो वो सेंट्रल कंट्रोल करे, हमारा हेल्थ सिस्टम वो सेंट्रल कंट्रोल करे, हमारा एजुकेशन सेंट्रल कंट्रोल करे. हर कोई चीज जो भी पावर शेयरिंग हो वो सोली सेंटर के हाथ में. दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल इट यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस. तो जैसा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर यूनिटरी होगा तो कंट्री जो होगी वो यूनिटरी के हिसाब से गवर्न होगी. यूनिटरी मींस द रूल ऑफ द सेंटर. सेंटर जो है वो पूरी कंट्री को रूल करेगी. ठीक है. अब उसके अपोजिट में फेडरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, फेडरलिज्म जिसे कहते हैं. फेडरलिज्म मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जब अब हमारे सब यूनिट्स होते हैं कंट्री को गवर्न करने के लिए, सब यूनिट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अमेरिका में 50 स्टेट्स है, सब स्टेट्स है. अमेरिका इज ए स्टेट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 50 सब स्टेट्स. समझ रहे हैं मेरी बात. अब वहां एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. फेडरलिज्म मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हम हर एक को पावर दें, इक्वली ये रूल करें. फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर सब यूनिट होगा. फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर फेडरलिज्म को 100% लागू करें तो क्या होगा? हैदराबाद अपने हिसाब से रूल होगा, यूपी अपने हिसाब से रूल होगा, दिल्ली अपने हिसाब से रूल होगा, जे.एंड.के अपने हिसाब से रूल होगा. आप समझ रहे मेरी बात. तो ये क्या है? दिस इज नोन एज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जब सेंटर और स्टेट में, सब स्टेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसीलिए द मोर अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ स्टेट, जिसे हम स्टेट कहते हैं ना, ये स्टेट है वो, द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज फेडरल यूनिट्स. In political science, we don't treat them as states. In political science, we call them federal units. इसीलिए जब आप आज से एक गवर्नेंस लीगल लैंग्वेज में बात करें, डोंट कॉल दीज सब स्टेट, जिसे हम स्टेट के नाम से जानते हैं, इंस्टेड कॉल देम फेडरल यूनिट्स. एक फेडरल यूनिट्स होते हैं. ठीक है. और सेंटर जो होता है, सॉरी, जो सेंटर है, अगर कंट्री सेंटर के हिसाब से रूल हो, पूरा पावर स्ट्रक्चर सेंटर के हाथ में, तो हम कहेंगे दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज यूनिटरी. ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा. अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा पावर शेयरिंग कैसे हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी the country has to be divided into 3 parameters, 3 fundamental structures. One is parliament, second is executive, third is judiciary. एक लॉ फ्रेम करेगा, we call it parliament. एक लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव क्लास. फॉर एग्जांपल, वी हैव एमपीज, पार्लियामेंट मेंबर्स. अलग अलग पोर्टफोलियो होता है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड डेवलपमेंट. अलग अलग पोर्टफोलियो हमारे पास है. तो ये एग्जीक्यूटिव में आते. फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होंगे वो पार्लियामेंट होगा, जो इस पे एग्जीक्यूट करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने फ्रेम किया
इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फ्रेम किया, डिस्कशंस किए, बिल को डिबेट किया, कहां पे किया? पार्लियामेंट में। उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव क्लास। उसमें हमारे एमपीज आते हैं जिनको हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद रिप्लेस होते हैं। और हमारे पास और एक क्लास ऑफ पीपल आता है जिनको हम एग्जीक्यूटिव में लेते हैं, वी आर दैट आर नोन एज ब्यूरोक्रेट्स। हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है? और उसके बाद हमारा आता है जुडिशरी। द जॉब ऑफ द जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ। ये लॉ को इंटरप्रेट करता है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट में जो लॉ फ्रेम हुआ, क्या ये सही है? इसको चेक कौन करेगा? इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? वो करता है जुडिशरी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारा जो स्ट्रक्चर हमें बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा ही कंट्री का जो है ना गवर्नेंस मॉडल हो। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा व्हाट इज व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द Yeah. सिटीजंस, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ये सारी चीजें जो होंगी ये हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। ठीक है? तो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन इज द लीगल डॉक्यूमेंट, द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ a country that governs the whole nation. It sets the diplomatic policies. अब कंट्री को डिप्लोमेटिकली कैसे बिहेव करना वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। सिटीजंस के क्या राइट्स, पावर पावर स्ट्रक्चर कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है? तो ये हमारा और एक जो ये टर्म है वो हमने इसको डिस्कस किया। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, इट्स इनइक्वालिटी। देखिए ये जो सारे टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए ये हमें आगे कोर्स में काम आएंगे। ठीक है? तो इसीलिए इन टर्म्स को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं ये टर्म्स को पहले ही रिवील करूं, पहले ही डिस्कस करूं, क्योंकि जो आगे कोर्स होने वाला है उसमें ये टर्म्स जो है ये काफी इस्तेमाल हो। दैट इज द रीजन हमने इनको पहले एक्सप्लोर किया पहली क्लास में। ठीक है? नाउ सेकंड टर्म, सॉरी, द फोर्थ टर्म वी हैव इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? अब इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग परसेप्शन से समझा। आप आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या इनइक्वालिटी डिफरेंसेस होते हैं? इज इनइक्वालिटी सिंपली ए डिफरेंस? क्या इनइक्वालिटी को हम डिफरेंसेस माने? क्या कोई इसमें वॉलंटियरली कोई जवाब दे सकता है? आर इनइक्वालिटी और इज इनइक्वालिटी सिंपली ए डिफरेंस? वॉलंटियरली कोई भी आप में से। Yes, sir. हाँ प्लीज प्लीज बताएं आप। सर मुझे लगता है डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पीपल्स को ही देखें तो ब्लैक एंड वाइट पीपल्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उनमें भी काफी डिफरेंस किया गया था। तो आई नहीं, थिंक ये डिफरेंस डिफरेंसेस है। आप समझे नहीं मेरी बात। क्या नहीं। इनइक्वालिटी डिफरेंसेस को कहेंगे हम? इज इनइक्वालिटी सिंपली a difference as far as the term is concerned? वो उनके साथ क्या हुआ, दैट्स इनइक्वालिटी। वो तो इनइक्वालिटी है ही, बट मैं सिंपली यस। बोल रहा हूं क्या इनइक्वालिटी शुड बी कंसिडर्ड सिंपली ए डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस? चलिए आपने ऑन द बेसिस ऑफ कलर आपने लिया, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इज सिंपली इनइक्वालिटी क्या डिफरेंसेस होते हैं? कोई भी आप, मैं बताऊंगा we आपको। can say that हाँ प्लीज। we can say that कि एलीट क्लास के लिए एक और लॉ होता है और जो निचले तबका होता है उनके लिए एक और लॉ होता है, नहीं नहीं, इनइक्वालिटी आप होती समझे है। नहीं, फिर से आप समझे नहीं। ये होते हैं इनइक्वालिटी। मैं सिंपली बोल रहा हूं क्या इनइक्वालिटी डिफरेंसेस को कहेंगे हम? फॉर एग्जांपल यू एंड मी आर डिफरेंट। क्या हम अनइक्वल है? दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी इज। Shoaib and me are two different personalities. Rimsha and me are two different personalities. Noor and you, Rimsha, they you are both completely different personalities. क्या ये इनइक्वालिटी हम कहेंगे?
अब आपको समझ आया नो सर। डिफरेंसेस किसे कहते हैं? हाँ, तो जी सर। इनको हम डिफरेंसेस नहीं कहते, सॉरी इनइक्वालिटी नहीं कहते. सो डिफरेंसेस आर नॉट mere, differences is not simply a inequality. Differences inequality नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो genders, we have male and female. अगर differences का होना inequality है तो फिर एक जेंडर दूसरे से इनइक्वल है तो हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करेंगे. इट्स कंप्लीटली फाइन. आप समझे मेरी बात? तो इनइक्वालिटी सिंपली डिफरेंसेस नहीं होते. अब आपको थोड़ा सा ना दिमाग में अच्छे से आएगा. देखिए, आप डिफरेंसेस होते हैं, बट when we label these differences on the basis of superiority and inferiority, then we call these differences, or it leads to inequality. When differences are, labeled on the basis of, when there is a social sanction on the basis of superiority and inferiority to this term of difference, then it leads to what is known as inequality. When there are social sanctions to these differences on the basis of superiority and inferiority, then it leads to what is known as inequality. जब हम किसी डिफरेंस को हम लेबल करें कि एक डिफरेंस सुपीरियर है, दूसरा डिफरेंस इन्फीरियर है, तब ये इनइक्वालिटी बनता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज गौर से सुनिएगा. देखें, अभी आई एम फॉरगेटिंग, इट वाज रिमशा और नूर, उन्होंने कहा कलर की बुनियाद, फॉर एग्जाम्पल कलर की बुनियाद, इज डिफरेंस ऑफ कलर सिंपली एन इनइक्वालिटी? कलर का डिफरेंस होना इनइक्वालिटी है? नहीं. फिर तो ये नो इनजस्टिस. सर। कलर का डिफरेंस होना कोई इनइक्वालिटी नहीं. अगर इनइक्वालिटी ये होती तो फिर हमारा क्रिएटर हमें बोलता कि अनइक्वल है. तो फिर जो फॉर एग्जाम्पल कलर की बुनियाद पे या रेस की बुनियाद पे किसी रेस को, किसी इतने ग्रुप को कोई प्रिविलेजेड पोजीशन हासिल होना होता, और किसी ग्रुप को दूसरा पोजीशन हासिल होना होता. ठीक है? तो इसका मतलब डिफरेंसेस आर नॉट मेयरली व्हाट वी टर्म एज इनइक्वालिटी. इनहेरिटली डिफरेंसेस इनइक्वालिटी नहीं होते, whether it is on the basis of gender, whether it is on the basis of race, whether it is on the basis of color, कोई भी हो, वो डिफरेंसेस नहीं हो. डिफरेंसेस तब तक इनइक्वालिटी नहीं होती जब तक उसको हम सोशली सैंक्शन न करें कि ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर का एग्जाम्पल देता हूं. देखें, सभी सुनिएगा आप, एक एकेडमिक क्लास नहीं है क्या आप चीजों को बस पढ़ने के लिए पढ़े. वी शुड, on a particular topic we have to do what is known as analytical reasoning. जब हम क्रिटिकली एनालाइज ना करें किसी चीज को, तब ये कोर्स वर्थ इट नहीं होगा. इट्स नॉट एकेडमिक क्लास कि हमने मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये पढ़ना है ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वी हैव टू वी हैव टू सेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट टू रिवील दिस वर्ल्ड. हम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवील करके. अब देखिए जेंडर है ना, जेंडर फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल. मेल एंड फीमेल, कोई इसमें किसी में कोई ऊंचाई या कोई नीचा या कोई ऊंचा नहीं, देयर इक्वल. लेकिन अगर हम अब अपने कल्चर को देखें, यहां यहां हमारा जो कल्चर है ये बिलीव करता है, इनका ये फेथ है कि कोई जेंडर जो है वो सुपीरियर है और कोई दूसरा जो जेंडर है वो इन्फीरियर है, तब जाके ये इनइक्वालिटी बनती है. इन्होंने सोशल सैंक्शन दी किसी जेंडर को, दैट दिस सॉर्ट ऑफ जेंडर, दिस जेंडर इज सुपीरियर टू अनदर, देन इट लीड्स टू व्हाट्स नोन एज इनइक्वालिटी. जब आप एक जेंडर को इन्फीरियर माने दूसरे जेंडर से, फिर एक डिफरेंस जो है
उसको हम रिलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी, दिस लीड्स टू व्हाट्स नोन एज इनइक्वालिटी। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो मैं ये बोल रहा हूं कि सिंपली डिफरेंसेस इनइक्वालिटीज नहीं होते हैं unless and until we label or we give sanction to these differences on the basis of superiority and inferiority। इसीलिए कलर की बुनियाद पे कोई कलर जो है सुपीरियर नहीं है, कोई दूसरा कलर इंफीरियर नहीं है, बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर हम कल्चर को अपना बेस बनाएं, कल्चर से जज करें कि एक कलर को सुपीरियर माना जाता है, दूसरे कलर को इंफीरियर माना जाता है, तब ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब इनहेरिटली कोई कलर ऊंचा या नीचा नहीं। दैट इज द रीजन हमारी प्रॉफिट, पीस बी अपॉन, द लास्ट प्रॉफिट, द फाइनल प्रॉफिट, मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने आखिरी सर्मन, द लास्ट सर्मन, हमने सभी ने सुना हो, यही कहा कि कोई एक कलर दूसरे कलर पे सुपीरियर नहीं। उन्होंने इसी चीज को डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। कोई मतलब नहीं है कोई ऊंचा है कोई नीचा है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कोई अरब का है कोई नॉन अरब का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है कोई इंडिया का है, कोई अमेरिका का है कोई ग्रीस का है, कोई यूरोप का है कोई रशिया का है। they're completely equal, identical in terms of their opportunities, in terms of their potential, कोई भी वो बराबर है, they're completely equal। लेकिन अगर हम यूरोप को किसी लेंस से देखें कि ये सुपीरियरिटी है क्योंकि सोशल सैंक्शन हमें बता रही है कि यूरोपियंस जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, देन इट लीड्स व्हाट इज नोन एज इनइक्वालिटी। आप समझ गए मेरी बात? सर हाँ हाँ प्लीज, किसी के पास कोई सवाल है? सर अनफेयर डिफरेंसेस को हम इनइक्वालिटी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, अनफेयर डिफरेंसेस को भी इनइक्वालिटी कह सकते हैं। यस। इट्स कंप्लीटली, ये आपने एक शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन किया। अनडिफरेंसेस, अनफेयर डिफरेंसेस को हम इनइक्वालिटी कह सकते हैं बिल्कुल, मगर वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए टू बी मोर अप्रोप्रिएट। नेचुरल डिफरेंसेस को हम इनइक्वालिटीज नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द रीजन, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास होते हैं जो हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, आज उनको हम डिफरेंटली एबल्स कहते हैं। मतलब जिसे हमने फॉर एग्जाम्पल कोई डम्ब होता है, we have a people there, the person might be blind, the person might be dumb, the person might be deaf, the person might be lame। हम उनको भी डिफरेंसेस, हम उनको भी इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। दैट इज द रीजन इन द पोस्ट मॉडर्न एरा वी डोंट कॉल देम हैंडीकैप्ड और समवट एल्स। ये पनिशेबल ऑफेंस है कि अगर हमको हैंडीकैप्ड कहें। टू बी मोर अप्रोप्रिएट इट इज दे आर टर्म्ड एट एज डिफरेंटली एबल। ये अलग नजरिए से दुनिया को देखते हैं, तो वो भी डिफरेंसेस नहीं है, सॉरी वो भी इनइक्वालिटी नहीं है, वो डिफरेंसेस है। आप सीढ़ियों से चलते हैं, वो रैंप से चलते हैं, दे आर डिफरेंटली एबल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ दानियल प्लीज, आपने। जी सर। सर आपने बताया कि फेडरलिज्म मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे यस यस इंडिया यस। में यूपी के पास अपनी पावर, तो सर कोई ऐसी ना ना कंट्री है ना, जो कि ये फॉलो करती है फेडरलिज्म का रूल? हाँ अमेरिका, मैंने एग्जांपल दिया था। ओके सर, तो मैं इट्स सुना नहीं होगा। प्योरली, तो सर वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक वहाँ पे लाइक ऐसे फाइट्स हो गई स्टेट्स के बीच में कि किसी को अपनी लैंड बढ़ानी है और किसी की घट रही है, तो ऐसे तो कंट्री में लाइक फाइट्स हो जाएंगी और नहीं 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 राइट्स। नहीं नहीं, वो बढ़ाने के लिए नहीं होता। अपनी पर्सनल सब जो फेडरल यूनिट है वो कैसे उसको गवर्न करे, उनके पास लिबर्टी। आप समझिए मेरी बात? फेडरल यूनिट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में अपना जो है, अपना जो गवर्नेंस है वो मॉडल सर्व होगा, इसीलिए हम उनको कंप्लीटली फेडरल कहते हैं। इंडिया में एक और मॉडल है, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया दानियाल। देखिए इंडिया में ना ही फेडरल है ना ही यूनिट। इंडिया में ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, वी हैव इन बिटवीन वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
that is the reason in India we follow quasi federal. It's partial unitary, it's partially partial federalism. quasi federal इसे कहते हैं. यहाँ पे जो मेजर पावर्स है, स्ट्रेटेजिक पावर्स है, वो इंडिया सेंटर को बिलोंग करता है, सॉरी सेंटर के हाथ में. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे सेंट्रल के हाथ में. बाकी स्टेट के हाथ में हेल्थ, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. आप समझ रही हैं मेरी बात? जी हाँ, तो ये है. आप अभी इनइक्वालिटी को समझ गए आप सभी? सर. हाँ, अब इनइक्वालिटी जो है वो डिफरेंट स्फीयर्स में, फॉर एग्जांपल वी हैव ए पॉलिटिकल स्फीयर. अब इनइक्वालिटी क्या है पॉलिटिकल स्फीयर्स में? refraining from refraining from or giving the unequal portion of opportunities. हम किसी को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दें, किसी को कम दें. दिस वी कॉल द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर. सोशल इनइक्वालिटी क्या है, जो हमने अभी सारी डिस्कस करी. कोई रेस सुपीरियर है, कोई क्लास सुपीरियर है, कोई कास्ट सुपीरियर है. ना ना, कोई कास्ट, कोई क्लास, कोई रेस, कोई सुपीरियर नहीं. When we attach social sanctions to these differences, then it leads to what is known as inequality. और फिर रिसोर्स में क्या है, हम पावर शेयरिंग जो है वो अनइक्वल की. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, वो दिन में कोई पर्टिकुलर काम करती है, उसको हम एक पर्टिकुलर वेज दें. अब वही काम लड़का भी करता है, उसको ज्यादा वेज देती है. दिस इज व्हाट लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. बराबर काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी सेम है, फिर भी अलग अलग जो है ना, उनको जो वेज स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दे रहे हैं. दिस इज व्हाट लीड्स टू इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर. समझ गए आप? तो ये हमने भी 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. मैं समझ रहा था हम आज और ही डिस्कस करें, बट आई थिंक सर कुछ पूछना था. इतना ही हो पाएगा आज. इट्स 5:43 आ रही. ठीक है, अब हम 5-10 मिनट आपके क्वेश्चंस लेते हैं. तो आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाँ प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सभी. सर ये क्या अभी आपने बताया कि जैसे अगर सेम काम एक लड़की करे तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेज मिल रही है, और वही बराबर. सेम काम अगर एक लड़का करे तो उसको ज्यादा मिलेगी. तो सर वो स्पेसिफिक काम भी मतलब मैटर्स करता है ना, जैसे कि लड़का उसको ज्यादा जल्दी कर सकता है, मतलब उसमें अगर जैसे कोई पावर हो, मतलब कुछ उठा के अगर कहीं हमें शिफ्टिंग करनी है तो लड़का उसको जल्दी और ज्यादा मतलब जल्दी कर सकता है, और वही अगर लड़की करे तो उनको टाइम लगेगा. तो ये इनइक्वालिटी कैसे? हाँ, आप समझ गए, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आपने सुना नहीं पूरा. मैंने कहा उनका रिजल्ट आउटपुट भी सेम होगा. ओह सॉरी शायद. हाँ, टू बी मोर अप्रोप्रिएट, मैंने कहा था उनका रिजल्ट जो है, उनका आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम होगा. सॉरी, हाँ सेम होगा. ओके फिर ये है. समझ गए दानिया, वेरी ग्रेट यस सर, क्वेश्चन. थैंक यू. इसका मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे से. ग्रेट. हाँ प्लीज, और किसी के पास कोई सवाल है? शोएब, हाँ, आपका कोई सवाल था शोएब? सर ये पूरी हमारी जो क्लास है वो कम से कम, ओके नो प्रॉब्लम शोएब, कंप्लीटली फाइन, वी कैन डिस्कस इट टुमारो. हमारी जो क्लास है वो कम से कम 70 मिनट्स है. ठीक है, 70 मिनट्स ऑफ क्लास एंड 10 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर. अबाउट 80-85 मिनट्स हमारी क्लास है रहा करेगी. इट्स 75 मिनट्स ऑलरेडी. आप अगर सवाल पूछना चाहें
अभी आपके पास 5-6 मिनट्स हैं. प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट बनाएगी? देखें, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट पहले नहीं बनाता, क्योंकि पार्लियामेंट खुद बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से. पहले समझिए इस बात को. कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है उस पे एक कमेटी लगती है, दैट इज नोन एज ड्राफ्टिंग कमेटी. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वी हैव अ ड्राफ्टिंग कमेटी दैट वाज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट. तो यस पहले ड्राफ्टिंग कमेटी सेट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है. उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं. हाँ, फिर पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट्स करता है. अमेंडमेंट्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी बताता चलूं. पार्ल अमेंडमेंट्स होते हैं व्हेन वी मेक चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जांपल, एक लॉ है, वो उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी को लगा ये होना चाहिए, लेकिन आज हमें लग रहा है ये नहीं होना चाहिए. उसको हम अमेंडमेंट करते हैं, अमेंड करते हैं, चेंज करते हैं. तो पार्लियामेंट जो है उसका काम है अमेंडमेंट करना, चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में वेरिएशन लाना. तो पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्ट्रक्चर, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्टिंग कमेटी सेट करती है. अब यहाँ उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं. थ्रू आउट द ग्लोब डिफरेंट नेम्स उनके हैं. समझ रहे हैं आप नूर? आर यू देयर नूर? यस सर, मैं समझ रही हूँ. हेलो नूर, आर यू देयर? यस सर, यस. ओके ओके फाइन. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? जी सर, आ रहा है. ओके ओके, थैंक यू. सर मुझे पूछना था, क्या मैं लीव कर सकता हूँ, क्योंकि 6 o'clock मेरी कुरानिक मैथमेटिक्स की भी क्लास है, हाँ, प्लीज प्लीज मुझे प्लीज. नमाज भी पढ़नी थी फिर। अभी टॉपिक एज फार एज टॉपिक इज कंसर्न वो कंप्लीट हुआ. अभी बस क्वेश्चन है आपके. देखिए, रिमशा, आपने जो सवाल करा है इट्स सब्जेक्टिव. देखिए, हम यहाँ पॉलिटी डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे. आप समझिए इस बात को. रिमशा, आर यू देयर? हम यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस डिस्कस करेंगे, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, पर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे. सो प्लीज, ये एक ये पॉलिटिक्स है. देखिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में फर्क है. पॉलिटिकल साइंस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, थियरी है, आइडियल कॉन्सेप्ट है. क्या होना चाहिए, क्या है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्या हो रहा है कहीं जगह, इश्यूज क्या है, वी विल नॉट डिस्कस हियर इन द क्लास. वो पॉलिटिक्स है. वो अलग अलग परसेप्शन से वी विल डिस्कस हियर the political structure, the governance, different models. But as far as the politics is concerned, पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे. और पॉलिटिक्स डिस्कस करना कहीं एकेडेमिया में होता ही नहीं. किसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली. हमारे पास वो दोनों ही नहीं. और होगा भी किसी के पास नहीं. क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनलाइज होती, वो चैम्बर में डिस्कस होती. वो डिस्कस करना एक मतलब रैशनलिस्टिक पेडेस्टल नहीं है. आप समझ रहे हैं निमिषा? आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से सवाल है, बट एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न. हाँ, थैंक यू निमिषा, प्लीज. हाँ, अगर किसी के पास और एक सवाल है कोई, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. उसके बाद हम ओके सर, हम सोशल साइंसेस पढ़ के क्या कर सकते हैं? स्कोप ऑफ सोशल साइंस आप बता रहे हैं, क्या कर सकते हैं मतलब?
जी स्कोप पूछ रही हूँ आपसे, क्या कर सकते हैं हम? As far as the academia is concerned, यस सर, मैं स्कोप पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मतलब इसमें देखिए, एज फार एज एकेडमिया इज कंसर्न, आप पब्लिक पॉलिसीज में जा सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, उसको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, वी कॉल इट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वी हैव अ फेडरल यूनिट्स हियर, स्टेट पब्लिक स्टेट पीसीज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, और इन द पब्लिक पॉलिसी और इन द एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जॉब ओरिएंटेड है, वो अलग है। हाँ ओवरलैप होगा, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ उसी का बता रहा हूँ, बट एकेडेमिया इज डिफरेंट एंड दिस क्लास इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एकेडेमिया में आपको वो बोला जाता है जो वो चाहते हैं वो बोले, यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ क्रिटिकली एनालाइज, किसी चीज को हम नेगेटिव्स में भी लेंगे, किसी चीज को हम पॉजिटिव्स में लेंगे। लेकिन एकेडेमिया में क्या होता है, एकेडेमिया आपसे चाहता है कि आप इसके पॉजिटिव्स ही सिर्फ डिस्कस करें। यस आर यू सर। गेटिंग नूर? ओवरलैप यस। होगा, मैं सारी चीजें उसमें बोलूंगा, बट हम कौन जो नेगेटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है, कुछ पॉजिटिव्स है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के, वो हम डिस्कस करेंगे। यस। एकेडमी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये जो है, ये जो सोशल साइंस है, इट्स कम्प्लीटली, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। ऐसी थीरीज हम डिस्कस करेंगे जो शायद आप रिसर्च में भी डिस्कस ना करें। जब हम रिसर्च करते हैं, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो शायद मास्टर्स रिसर्च में भी आप डिस्कस भी ना करें। इट्स ए यस। कंप्लीट होलिस्टिक कोर्स, लेकिन काफी मदद करेगा आपको ये एकेडेमिया को लेकर परसेप्शन बिल्डिंग में। आर यू गेटिंग नूर? यस सर। ओके ओके। हाँ किसी के पास कोई सवाल है तो हम डिस्कस करें, वरना वुड माइंड अप द सेशन। So shall we wind up the session now? Wajiha Hussain. No, sir. You mean there is no question? Or should we not wind up the class? I'm not getting you, Wajiha. Okay, 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 fine. Okay, then see you in the next class. I think it's Saturday now. हमारा कल ही क्लास था, बट टाइम टेबल के हवाले से जो है वो डिले हो गया, तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी अगले सैटरडे होगी। ठीक है, हमारे पास 2 क्लासेस रहेंगी every single week. We have 2 classes, Saturday and Sunday, and it's 4:30 according to IST, Indian Standard Time. तो अगली सैटरडे हम मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।